इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ नोएडा फोर्टिस हॉस्पिटल में और मेरे साथ हैं यहाँ के डायरेक्टर स्पाइन एंड ब्रेन सर्जरी के डॉक्टर श्री राहुल गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना इंटरव्यू शुरू करूं, मैं आपको कुछ मिनट में ये बताना चाहती हूं कि इस चैनल की शुरुआत किसी व्यावसायिक दृष्टि से नहीं हुई है। इस चैनल की शुरुआत इसलिए हुई है कि हमारे देश में आज भी बहुत गरीबी है और बहुत सारी समस्याएं होने पर लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते। वो अदरक की चाय, तुलसी की चाय, हल्दी का दूध पीकर सोचते हैं कि बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और ऐसे ही अनेक अनेक केस आते हैं कि जब पूरे केस बिगड़ जाते हैं, ख़राब स्थिति में चले जाते हैं, तब फिर वो डॉक्टर्स की तलाश करते हैं और फिर भी उन्हें ये पता नहीं लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, कौन से हॉस्पिटल में जाऊँ, किसको नंबर मिलाऊँ। तो आज जो टेक्नोलॉजी का वरदान है, जो हम सब लोगों के ऊपर इस समय सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म और सब डिस्टेंसिंग रखते हुए भी हम एकदम करीब हैं, उसका हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। ऐसे में, इन परिस्थितियों में, कोरोना काल में डॉक्टर राहुल गुप्ता जी जैसे बड़े दिल के डॉक्टर्स, जो कि जिनका कि एक एक मिनट कीमती है, क्योंकि ये केवल एक नोएडा में बैठे हैं ऐसा नहीं है, इनका क्षेत्र बहुत लंबा है, बड़ी दूर दूर से इनके पेशेंट्स आते हैं। इसके बावजूद कम्युनिटी एजुकेशन के लिए जो इन्होंने इतने साल पढ़ाई लिखाई की अपने देशी शब्दों में और इतना इतना एक्सपीरियंस लिया, तो अपने उन एक्सपीरियंसेस से जो हम और आप जैसे नादान लोग हैं, जिनके घर में समस्याएं आती हैं तो व्याकुलता से घूमते हैं कि क्या करें, कहाँ जाएं, तो ऐसे लोगों की सहायता के लिए ये बहुत ही खुले दिल से अपने जो इनका अनुभव है, जो इनका ज्ञान है, जो इनकी नॉलेज है, उसके तहत हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का समाधान खुले दिल से करते हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि इनके माता और पिता दोनों ही डॉक्टर फील्ड से रहे हैं और इनकी ग्रोइंग, इनकी पालन पोषण उसी उदारता से, उसी मानव दृष्टिकोण से हुआ है। तो मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है कि जो बच्चों में बहुत सारी नीरों की बीमारियां हो रही हैं, चूँकि बच्चे सब माता पिता पे पूरी तरह से डिपेंड होते हैं, तो ये माता पिता को देखना होता है कि बच्चे हमारा किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं और इसका किस तरह से इनको कहीं चोट तो नहीं लग गई, कहीं इनको किसी और तरह की दिक्कत तो नहीं है। तो इन्हीं छोटे छोटे प्रश्नों का आज जवाब लेने के लिए डॉक्टर साहब ने अपना कीमती समय दिया है। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो बच्चे सोते हुए या गोदी से नीचे गिर जाते हैं तो पुचकार के यूँ करके उनका रोना तो बंद कर देते हैं, लेकिन अगर उनके सर में मान लीजिए चोट लग गई और गंभीर लग गई और जिसका बाद में असर पड़े, तो इस तरह का कुछ हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, जो हम बात कर रहे हैं छोटे बच्चों की, अब हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जिनकी उम्र 3-4 साल तक है जी। तो उसमें गोदी से गिरना, 2 साल के या 3 साल के बच्चों का, या पलंग से सोते हुए गिर जाना, या किसी टेबल पे चढ़ के कुछ सामान निकालना या छेड़ाखानी करने के बाद गिर जाना, वो काफ़ी कॉमन है। हमने ये भी देखा है कि जो बच्चे नया नया चलना सीखते हैं, 3-4 साल के हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं, वो 1 मंजिल से या 2 मंजिल से भी नीचे मुंडेर से गिर जाते हैं जी। तो ऐसे में सिर में चोट लगना स्वाभाविक है।
जो बच्चे 1.5 साल तक की उम्र के हैं उनके सिर में हड्डी पूरी तरह से फ्यूज नहीं होती, तो उसमें एक एरिया सेंटर में होता है जो पिलपिला होता है। अगर वो एरिया फूल रहा है और वो आगे की तरफ निकल रहा है तो उस केस में हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। बच्चा अगर बेहोश है, दौरा पड़ता है, उल्टी आती है, दिखाई देने में प्रॉब्लम है या उसको और कोई तरीके से सिर में कट लगा हुआ है, तब भी हमारे को हॉस्पिटल जाके तुरंत इलाज कराना जरूरी है। छोटे बच्चों में एक प्रॉब्लम आती है कि उनमें ब्लड की मात्रा काफ़ी कम होती है उनके वेट के अनुसार, तो जो उनका चमड़ी होती है सिर के ऊपर की, जो स्कैल्प होता है, उसके अंदर काफ़ी मात्रा में ब्लड इकट्ठा हो सकता है, जिससे कि खून की कमी होने की वजह से उनके सांस में भी तकलीफ आ सकती है। तो इस तरह के हेड इंजरीज जो हैं उसके लिए तुरंत डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी है। इसमें एक चीज़ और ख़ास बात है कि ब्रेन के अंदर के बारे में जानने के लिए सीटी स्कैन होना बहुत ज़रूरी है, पर छोटे बच्चों का ब्रेन जो है वो सीटी स्कैन की जो किरणें हैं उसके लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो इसलिए किसी न्यूरोसर्जन से सलाह लेनी जरूरी है ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि बच्चे को सीटी स्कैन की ज़रूरत है या नहीं है। अगर अनिवार्य नहीं है तो सीटी स्कैन ब्रेन को अवॉइड किया जा सकता है और बच्चे को हॉस्पिटल के अंदर या घर पर ऑब्जर्व किया जा सकता है, और सीटी स्कैन तभी कराया जाए जब वो बहुत ज़रूरी हो। कई बार बच्चों को सर्जरी की जरूरत भी पड़ती है, तो उस केस में छोटे बच्चों में भी सर्जरी पॉसिबल है। अगर कभी कोई डॉक्टर सलाह देते हैं सर्जरी की और इमरजेंसी है तो सर्जरी से घबराएं नहीं। इसमें एक छोटी सी और बीमारी के बारे में मैं आपको बात करना चाहूँगा। कुछ बच्चों के फ्रैक्चर हो जाता है। 3 साल से कम उम्र के बच्चों में अगर फ्रैक्चर हो जाता है, बाहर की चोट ज़्यादा नहीं है, अंदर भी चोट ज़्यादा नहीं है, बच्चा ठीक ठाक है, तो भी कई बार उस फ्रैक्चर का साइज बढ़ जाता है, उसे ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर कहते हैं। उस केस में जब बच्चे की उम्र 6-7 साल हुई, 10 साल हुई या 15 साल हुई, तो उस वक्त उस फ्रैक्चर के थ्रू माध्यम से ब्रेन बाहर निकल सकता है और उसके लिए सर्जरी करनी पड़ सकती है। उस फ्रैक्चर को ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर कहते हैं। यानी ब्रेन बाहर निकल आता है, तो ब्रेन जो है चमड़ी के अंदर ही अंदर, लेकिन उस डिफेक्ट से, जो फ्रैक्चर का डिफेक्ट है, उससे बाहर की तरफ निकलने लगता है, उसको ग्रोइंग स्कल फ्रैक्चर कहते हैं। ये भी एक तरह की बीमारी है। तो इसका जो बीज है या इसकी जो शुरुआत है वो उस वक्त होती है जब बच्चा छोटा होता है और उसकी चोट लगती है सिर में। जी नहीं डॉक्टर साहब, जैसे कई बच्चों में मिर्गी का भी असर देखने को मिलता है। देखिए, बहुत सारी ब्रेन संबंधित बीमारियां हैं जिसमें कि एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। बच्चों को, छोटे बच्चों को अगर बुखार होता है तो उससे भी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। बहुत सारे कारण हैं बनावट के, बहुत सारे कारण हैं फंक्शन के ब्रेन के, जिसकी वजह से दौरा पड़ सकता है, एपिलेप्सी बीमारी हो सकती है। ऐसे में एक बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेके एपिलेप्सी को रोकने की, मिर्गी को रोकने की दवाई स्टार्ट करनी पड़ती है, रेगुलरली लेनी पड़ती है। काफ़ी हद तक बच्चों में कुछ समय के बाद मिर्गी के दौरे के चांस कम हो जाते हैं और ये दवाइयाँ भी बंद हो सकती हैं, पर करीब करीब 10 से 15% बच्चे हैं जिनके की ज़िंदगी भर ये दवाइयाँ चलती हैं और उन दवाइयों पर डिपेंडेंट रहते हैं। उनमें से काफ़ी बच्चों की ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ अच्छी रहती है और वो अपने नॉर्मल जीवन को व्यापन कर सकते हैं। कुछ लोगों में मेंटल ग्रोथ भी उनकी हैम्पर हो जाती है। बहुत सारी नई तरीके की एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन भी आ गई हैं जो कि बच्चों के लिए काफ़ी सेफ है, सालों साल लेने पे भी बच्चों पे कोई बुरा असर नहीं करती हैं। तो अगर ज़रूरत है तो डॉक्टर की सलाह पे वो दवाइयाँ लगातार कंटिन्यू की जाए, उनकी डोज मिस ना किया जाए और बिना डॉक्टर की सलाह के उनको बंद नहीं किया जाए। डॉक्टर साहब, कई बार छोटे बच्चे होते हैं वो कोई खिलौना नहीं पकड़ते हैं या कुछ खेल में रुचि नहीं लेते हैं, कोई चीज़ पकड़ने में दिक्कत होती है, ये क्या है? देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बनावट के टाइम पे या उनके जेनेटिक लेवल पे कोई ना कोई डिफेक्ट है, उसमें उनका मानसिक जो ग्रोथ है वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती, उनके माइलस्टोन जो है वो डिले हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को कुछ बच्चों को हम ऑटिज्म की शिकायत कहते हैं, कुछ लोगों को हम सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं, जिसमें हो सकता है एमआरआई में गड़बड़ आए या डिलीवरी के टाइम पे ऑक्सीजन पूरा ना पहुंचाओ, एमआरआई में गड़बड़ नहीं आती पर उनके फंक्शन में प्रॉब्लम होती है। तो बच्चा जब पैदा होता है उससे पहले या उसके बाद का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब कुछ नॉर्मल होता है तो कुछ पता नहीं चलता, पर अगर जरा सी भी चूक हो जाती है तो उसका लाइफ टाइम के लिए बहुत बुरा प्रभाव ब्रेन के ऊपर पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ कंजेनाइटल एनॉमलीज होती हैं जो कि जन्म से होती है, जन्मजात बीमारियां कहते हैं जी। वो ब्रेन की भी हो सकती हैं, स्पाइन की भी हो सकती हैं। उस केस में सर बड़ा हो सकता है, सर के अंदर पानी का प्रेशर बढ़ सकता है, उसके अंदर अलग से फोड़ा सिर में या रीढ़ की हड्डी में हो सकता है जिसमें कि ब्रेन का टिश्यू या स्पाइनल कॉर्ड का टिश्यू बाहर आ रहा हो। तो इस तरह की बीमारियां भी काफ़ी देखी जाती हैं। इनको जो है पहले भी डायग्नोस किया जा सकता है अल्ट्रासाउंड द्वारा जब वो गर्भाशय में हो। तो अगर ये बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाता है और अगर लगता है कि बच्चे को इससे बहुत सीरियस तकलीफ होगी तो उसमें अबॉर्शन का ऑप्शन भी होता है, पर अगर हमें लेट पता चलता है तो उसमें अबॉर्शन का ऑप्शन नहीं होता। लेकिन उन सब के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। काफ़ी बच्चों को हम उसके बाद ट्रीट करते हैं और वो अपना नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं।
डॉक्टर साहब कितने महीने तक एबॉर्शन मतलब किया जा सकता है, और कब उनको कब चेक करते रहना चाहिए कि दिमाग की स्थिति सही है? जो होता है वो कई लेवल्स का होता है, उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होते हैं। लेवल 1 अल्ट्रासाउंड जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करते हैं गायनेकोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट वो होता है, और उससे आगे लेवल का तब होता है जब पहले वाले लेवल के अल्ट्रासाउंड में कुछ कमी दिख रही हो या पुरानी हिस्ट्री हो उस मदर की कोई प्रॉब्लम देखी गई है बच्चों में, तो उस केस में लेवल 2, लेवल 3 अल्ट्रासाउंड भी किए जाते हैं। हमारे देश में अबॉर्शन जो अलाउड है वो 20 वीक्स तक अलाउड है। उसके अलावा इसमें काफ़ी पेचीदा चीज़ें हैं जो कि इंडिविजुअल केस के हिसाब से फॉलो की जाती हैं। डॉक्टर साहब जैसे ब्रेन में कहते हैं कई बार कि पानी ज़्यादा है, बड़ा ब्रेन है तो इसके पानी ज़्यादा होगा, इसका क्या मतलब है? जैसा मैंने बताया कि कुछ कंजेनिटल एनोमलीज यानी जन्मजात बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें जो हमारे ब्रेन के पानी का रास्ता है उसमें रुकावट होती है। खासकर उसमें अगर टेक्निकल टर्म से बात करें तो एक्यूडक्टल स्टेनोसिस काफ़ी कॉमन होता है। उसके अलावा बच्चों में ब्रेन की टीबी भी देखी गई है, तो ब्रेन की टीबी की वजह से भी पानी का रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे केस में 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो दूरबीन द्वारा पानी के रास्ते को खोला जा सकता है, वो कुछ ही बच्चों में संभव होता है जिसमें कि एक पर्टिकुलर टाइप का रुकावट है। पर ज़्यादातर बच्चों में एक वीपी शंट यानी कि नलकी डाल दी जाती है जो कि ब्रेन से पेट तक कनेक्ट होती है। अच्छा। उससे जो ब्रेन का एक्स्ट्रा पानी होता है वो पेट में आ जाता है। पानी शरीर में ही रहता है, उससे मरीज को नुकसान नहीं होता है, लेकिन वो फायदेमंद रहता है। 1 से 2% केसेस में उसमें कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क होता है, जैसे इन्फेक्शन है, ब्लॉकेज है या माइग्रेशन है ट्यूब का। वो एक तरह से अवॉइड किया भी जा सकता है, लेकिन कई बार किस्मत की बात होती है अगर ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो। डॉक्टर साहब ये पानी की क्या स्थिति रहती है शरीर में? देखिए पानी जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा पूरा शरीर पानी पे डिपेंडेंट है। हर चीज़, हर ऑर्गन जो है वो पानी की अवेलेबिलिटी के साथ से काम करता है, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे किडनीज हो, चाहे लिवर हो, चाहे लंग्स हो। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो उसमें हमारी मसल्स, बोन्स, इवन हमारा जो नाखून और बाल है वो भी ठीक से काम नहीं करेंगे। तो पानी हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, और फ्लूइड का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। खासकर विंटर्स में लोग कम पानी पीते हैं क्योंकि प्यास कम लगती है, धूप में हमारा पसीना नहीं छूटता, तो इसलिए। लेकिन पानी नियमित रूप से पीना जरूरी है क्योंकि पानी की कमी को कंपनसेट करने का कोई तरीका नहीं है। अगर हमारे शरीर में ज़्यादा पानी पीने से पानी एक्सेस हो भी जाता है तो हमारी किडनीज उसको यूरिन द्वारा निकाल सकती है। एक और प्रॉब्लम जो हमने बच्चों में देखी है वो है ब्रेन ट्यूमर की। जी, ब्रेन ट्यूमर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडल्ट्स में होगा, एल्डरली लोगों में होगा, बच्चों में भी ब्रेन ट्यूमर होता है। कुछ बच्चों में ब्रेन ट्यूमर जन्म के थोड़े दिन बाद से ही डेवलप हो जाता है, यानी उसमें कहीं ना कहीं जेनेटिक का अपडेट डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हो गया। वरना अदरवाइज काफ़ी पेशेंट्स में, बच्चों में हमने ब्रेन ट्यूमर देखा हुआ है, और उसके लिए आगे सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ती है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी की ज़रूरत भी पड़ती है। कुछ हद तक बच्चों में ये बिनाइन होता है, पर काफ़ी बच्चों में इसका कैंसर होने की भी संभावना होती है। डॉक्टर साहब इसमें अगर किसी बच्चे को जन्मजात या कुछ समय के बाद ही ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट होता है तो उनके बचने की संभावना कितनी रहती है? देखिए कोई भी ट्यूमर जो होता है ब्रेन का वो दिक्कत तो देता है। उसमें 2 टाइप के ट्यूमर होते हैं, एक कैंसर होता है, एक नॉन कैंसर होता है। जो कैंसर वाला ट्यूमर होता है डेफिनेटली उसके बाद रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी रिकरेंस के चांस होते हैं। 2 साल, 5 साल, 10 साल तक की लाइफ मैक्सिमम देखी गई है अगर कैंसर है बच्चों में। और बच्चों में अभी आप कह रहे थे कि आपने कुछ केस किए अभी रिसेंटली और उसमें आपने कैंसर पाया। जी हाँ, हमने अभी रिसेंटली 3-4 बच्चों के केस किए पिछले 2 महीनों में। उसमें 2 बच्चों के कैंसर भी निकले हैं जिसके लिए उनको रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में रेफ़र किया गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरे फॉलोअप में जिनको कि बिनाइन ट्यूमर निकला, उसमें कैंसर नहीं था, उनमें शंट की भी ज़रूरत पड़ी क्योंकि पानी का रास्ता रुक गया था, वो हमारे रेगुलर फॉलोअप में है। तो बच्चों में भी कैंसर या ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना होती है जिसके लिए कि हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। वो ट्यूमर थोड़े से एडल्ट पॉपुलेशन वाले ट्यूमर से डिफरेंट होते हैं। जी डॉक्टर साहब, इनका कुछ ये नई लाइफ स्टाइल जो हो रही है उससे कुछ नए बच्चों पे असर पड़ रहा है या पहले भी था इस तरह के? नहीं, ऐसा कुछ मेरी नॉलेज में नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है कि अब डिटेक्शन बढ़ गया है, CT स्कैन, MRI की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इसलिए कोई भी बीमारी पे जल्दी बच्चे को डिटेक्ट हो जाता है। खासकर आपको ध्यान रखना है, अगर बच्चा ठीक से खा नहीं रहा है, उल्टी कर रहा है, सिर दर्द बता रहा है, दिखाई देने में प्रॉब्लम है, या उसके हाथों पैरों में कमजोरी है, तो उस वक्त आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतना ब्रेन ट्यूमर का साइज़ बढ़ जाएगा, उतना ही सर्जरी में तकलीफ होगी और उतना ही आउटकम जो है वो ख़राब होगा।
इसलिए हमें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए सलाह लेने के लिए, चाहे वो डॉक्टर आपके अपने पीडियाट्रिशियन हो जो बच्चों के डॉक्टर हैं, या फिर आप किसी न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, देश में इस वक्त न्यूरोसर्जन्स पूरे हैं या उनकी कमी है? देखिए, अगर हम सिर्फ आंकड़े देखें पॉपुलेशन वाइज तो न्यूरोसर्जन्स की डेफिनेटली कमी है, पर अगर हम ये देखें कि फैसिलिटीज़ के हिसाब से तो न्यूरोसर्जन्स जो हैं वो अभी एडिक्वेट हैं, क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं कर रखी है। ज़्यादातर फैसिलिटीज़ न्यूरोसर्जरी की सिटीज़ में या टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में ही अवेलेबल हैं। उससे बाहर कस्बों में, गाँव में, वहाँ पर न्यूरोसर्जन के काम करने की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो वहाँ जाना नहीं चाहते। जितने न्यूरोसर्जन साल में निकलते हैं उसमें से 80 to 90% जो हैं इन्हीं सिटीज़ में एब्जॉर्ब होते हैं, सिर्फ 10% हैं जो कि दूर दराज के एरिया में जाते हैं। न्यूरोसर्जन्स की और ज़रूरत है, लेकिन अगर फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और अपना काम ठीक से नहीं करेंगे। क्या डॉक्टर साहब माइग्रेट भी हो रहे हैं यहाँ से फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से? विदेश भी जा रहे हैं सब यहाँ से? जो विदेश जाने की संख्या है वो MBBS डॉक्टर्स की ज़्यादा है। जो एक बार स्पेशलिस्ट हो जाता है वो कोशिश करता है कि अपने ही देश में काम करें। बहुत कम स्पेशलिस्ट हैं जो कि विदेश जाते हैं, क्योंकि एक तो विदेश में वो स्पेशलिस्ट को कम लेते हैं, और दूसरी बात स्पेशलिस्ट जो होता है उसकी प्रैक्टिस अपनी यहाँ पर जम जाती है या उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, तो वो इंडिया में रहना ही प्रेफर करता है। डॉक्टर साहब, विदेश में के जो बच्चे हैं उनमें भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, अपने यहाँ ज़्यादा है? विदेश के बच्चों में भी ये सारी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, इस तरह के ब्रेन ट्यूमर देखे गए हैं, वहाँ पर भी एक्सीडेंट्स होते हैं, चोट लगती है। लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ बिल्डिंग के ऊपर से गिर जाते हैं बच्चे, नेग्लेक्टेड रहते हैं, वो सब विदेश में कम देखा जाता है। वहाँ पर हाई स्पीड एक्सीडेंट देखा गया है, घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा देखी गई है, जो कि इंडिया में थोड़ी सी कम कॉमन है। उसके अलावा वहाँ पर कंजेनाइटल एनोमलीज थोड़ी सी कम है, इसलिए क्योंकि वो लोगों का अल्ट्रासाउंड की क्वालिटी अच्छी है। अगर बच्चा जब पेट में है उसी गर्भाशय में उसी समय अगर डिटेक्ट हो जाता है कि कोई कंजेनाइटल एनोमली है जो कि लाइफ में तंग कर सकती है आगे, तो वो उस समय अबॉर्शन करवा लेते हैं। इंडिया में अल्ट्रासाउंड की क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो सिर्फ शहरों में या टियर 2 सिटीज़ में अवेलेबल है। जब गाँव की बात करें, कस्बों की बात करें या छोटे एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर इस फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल है। तो डॉक्टर साहब, आपके पास फ्लो तो फिर गाँव का भी बहुत रहता होगा? जी हाँ, हमारे पास हर तरीके के मरीज आते हैं, गांव से भी आते हैं, नेग्लेक्टेड मरीज भी आते हैं। बहुत बहुत टाइम तक उन्होंने अपने वैद्यों से अपने झाड़ फूक वाला इलाज कराए हैं, वो मरीज भी आते हैं, और हमें दया आती है उन मरीजों को देख के, क्योंकि अगर वो थोड़े पहले आ जाते तो शायद उनका ट्रीटमेंट हम और बेहतर तरीके से कर पाते। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर बच्चों में कभी भी आपको कोई ऐप दिखता है, प्रॉब्लम दिखती है, तो आप तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन से, स्पेशलिस्ट से संपर्क करें, ताकि वो आपको एक अच्छे सेंटर में एक अच्छे न्यूरोसर्जन के पास भेज सकें अगर कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है तो। जी। इसके अलावा एक और बीमारी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो है कि कई बच्चों में हमने देखा है कि जन्म से स्पाइन की प्रॉब्लम होती है, कुबड़ निकल आता है। तो उसमें एक जन्मजात बीमारी जिसको स्कोलियोसिस कहते हैं, उसमें हड्डी जन्म से टेढ़ी होती है, हड्डी पूरी तरह बनी नहीं होती है स्पाइन की, कुछ एक हड्डियां आधी बनी होती है। तो उस केस में कूब निकल आता है या हड्डी टेढ़ी होती है, उसके लिए भी सर्जरी करी जाती है। और हमारे हटाया जा सकता है डॉक्टर साहब, कुबड़ को कम किया जा सकता है। उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस हमारे देश में बहुत कॉमन है, तो बच्चों में भी ट्यूबरक्लोसिस देखी गई है स्पाइन में, जिसकी वजह से हड्डी गल जाने की वजह से उनका कुबड़ निकल आता है। इस केस में अगर जब फ्रेश इन्फेक्शन है, टीबी का इन्फेक्शन है, हड्डी जस्ट गलनी शुरू हुई है, वहाँ पस पड़ी हुई है, उसी टाइम पे अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी हो, या फिर जो भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है अगर वो हो जाए, तो हड्डी में टेढ़ापन नहीं आता, तो कूप नहीं निकलता। एक बार हड्डी फिक्स हो गई और इलाज हो गया और हड्डी गलत तरीके से जुड़ गई, उसके बाद उसको ठीक करना बहुत मुश्किल काम है, और ज़्यादातर लोग उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। डॉक्टर साहब, ये बचपन से कैसे टीबी हो जाता है? नहीं, बचपन से टीबी नहीं होता, पर टीबी जो है इंडिया में बहुत कॉमन है। बिकॉज ऑफ फूड? नहीं, हमारे यहाँ न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से या कैसे? जी हाँ, टीबी होने के दो कारण हैं। एक तो हमारे देश में इन्फेक्शन है टीबी का, वो इरेडिकेट नहीं हो पाया है। दूसरा, अगर किसी की इम्यूनिटी कम होती है तो टीबी जो है वो पनप जाती है, वो बढ़ जाती है। तो अगर मदर को टीबी है, फादर को टीबी है, या घर में कोई और बुजुर्ग है या भाई बहन को टीबी है, तो उससे किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को 1-2 साल, 3-4 साल या 5 साल की उम्र में भी टीबी लग सकता है। जन्म से टीबी नहीं होता है, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल वो है। ज़्यादातर जो फेफड़ों की टीबी है वही ट्रांसमिट होती है और उसी से दूसरे को टीबी मिलता है। ये अलग बात है कि एक बार टीबी के कीटाणु हमारे बॉडी में एक्टिवेट हो जाए तो किसी भी ऑर्गन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो स्पाइन है, चाहे लिम्फ नोड्स है, चाहे ब्रेन है, चाहे फेफड़े हैं, इवन किडनी में, बोन्स में, एब्डोमेन में, हाथों में, सब जगह टीबी देखी गई है। डॉक्टर साहब, क्या छोटे बच्चों के हिसाब से कुछ अलग मशीनें हैं सर्जरी के लिए
या जो बड़े लोगों के लिए वही मशीनें काम करती हैं? नहीं, बच्चों के लिए चूंकि उनका साइज छोटा होता है, उनके सेल्स बड़े सेंसिटिव होते हैं, नर्व्स वगैरह, ब्रेन काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो उनके लिए कुछ एक इक्विपमेंट हमारे डिफरेंट होते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट होते हैं, ताकि हम सेफली और विद गुड रिजल्ट्स उनकी सर्जरी कर सकें। और वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अच्छे बड़े सेंटर में अवेलेबल होता है। यानी 40s में सबके लिए? जी हाँ, हमारे हॉस्पिटल के अंदर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जिसमें बच्चों की, एल्डरली लोगों की, बुजुर्गों की, सबकी सर्जरी सेफली करी जा सकती है ब्रेन और स्पाइन के लिए। यानी आपका हॉस्पिटल जो है टाइम टू टाइम अपने को अपग्रेड करता रहता है नए डेवलपमेंट से? जी हाँ, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, बहुत जल्दी हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। जो कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रहा है, डेवलप कंट्रीज़ में हो रहा है, वो हम लोग बड़ी जल्दी कैच कर लेते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी हमारे को इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स चाहिए वो अवेलेबल हो जाता है। यानी आपका मैनेजमेंट जो है इज ओपन टू इन्वेस्ट फॉर न्यू मशीन्स? डेफिनेटली, क्योंकि हम बिलीव करते हैं अच्छी पेशेंट केयर में, ताकि मरीजों को फ़ायदा हो। अगर मरीजों को फ़ायदा होगा तो हमारे को भी फ़ायदा होगा, हॉस्पिटल को भी फ़ायदा होगा, सबको फ़ायदा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है कि लोग डरते हैं कि साहब ये 40s है, ये मैक्स है, ये अपोलो है, तो यहाँ बहुत खर्चा होगा, तो इससे आम आदमी आना तो चाहता है लेकिन डर के मारे नहीं आता। इस पे आप कुछ बताएं कि कहाँ तक उनका सोच सही है? देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो उस तरह से उपयुक्त नहीं है और उतने एडिक्वेट भी नहीं है। जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, उनकी संख्या काफ़ी कम है, जो कि पूरे देश की पॉपुलेशन को पूरी तरह नहीं कैटर कर पाती, ट्रीट नहीं कर पाती। इसीलिए गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी, यानी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स भी खुले हैं। तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में चूँकि सारा खर्चा जो है वो कॉर्पोरेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसी को उठाना पड़ता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होता, तो उस केस में कॉस्ट जो है, ट्रीटमेंट कॉस्टली होता है। काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स, काफ़ी सारे जो कंज्यूमेबल्स हैं वो विदेश से आते हैं, जिसमें इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, तो उनकी भी कॉस्ट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कि हॉस्पिटल को वो खर्चा जो है वो पेशेंट से ही निकालना पड़ता है। मैं ये मान के चलूँगा कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कंपैरिजन में कई गुना खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है, पर चूंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेट नहीं मिलती है, तो जो धक्के खाने पड़ते हैं उसकी वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, काफ़ी एनर्जी और पैसे का भी वेस्टेज होता है। तो जिन लोगों को और टाइमली उनको इलाज भी नहीं मिलता, तो जिन लोगों को अर्जेंट ट्रीटमेंट चाहिए है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर उनको टाइम नहीं मिल रहा है, तो उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो मरीज की भी जान बचेगी, पैसा डेफिनेटली खर्च होगा, पर जो पैसा बार बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल चक्कर काटने की वजह से वेस्ट करेंगे वो भी आपका बच जाएगा और आपको जो है एक बेहतर ट्रीटमेंट मिल जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष्मान कार्ड वगैरह जारी किए हैं, वो आपके यहाँ चलते हैं? ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो कि गवर्नमेंट ने चालू किया है। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि उसमें जिन डॉक्टर्स ने उसके रेट्स डिसाइड किए हैं वो काफ़ी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के हिसाब से ठीक नहीं है, काफ़ी कम है, जिसमें कि उनका अपना खर्चा भी नहीं निकलता है। तो काफ़ी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है और गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है। अगर उसके रेट्स में रिवीजन होता है ताकि छोटे हॉस्पिटल के रेट्स डिफरेंट हो, मीडियम हॉस्पिटल के रेट्स डिफरेंट हो और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के रेट्स डिफरेंट हो, तो उस केस में जरूर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल भी अपने भागीदारी दिखाएगा और आयुष्मान कार्ड को ऑनर करेगा। यानी बातचीत चल रही है, उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा। बिल्कुल, बातचीत बहुत जोरों शोरों से चल रही थी। ये कोविड की वजह से बातचीत थोड़ी सी बैकफुट पे आ गई है, लेकिन अब तो कोविड धीरे धीरे कम होने वाला है, वैक्सीन लग रही है, तो हो सकता है कि दोबारा से बातें रिज्यूम हो। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, ये हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता, जो MS हैं, MCH हैं और कई वर्षों का इनका अनुभव है, सरकारी हॉस्पिटल का भी है और अब ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हैं, यहाँ भी बहुत लोकप्रिय हैं। और आपने देखा कि आपके मन में ये सब सवाल होंगे जिसका डॉक्टर साहब ने बहुत ही उदारता से जवाब दिया है। आशा करते हैं कि इस तरह की कुछ भी सिम्टम्स अगर आप अपने बच्चों में देखते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करेंगे। और पैसे की भी बात बता दी, क्योंकि हम इंडियंस को सबसे पहले लगता है कि सस्ते में काम हो जाए, लेकिन जान है तो जहान है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।